क्या बोल रहे थे कल? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। कहां से कहां तक है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? आर्टिकल 124 से 147 तक। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहले पीछे का हमने पढ़ा था कि सबसे पहला जो उच्चतम न्यायालय गठित स्थापित किया गया था कब? 1774 में। कहां किया गया था? कोलकाता में। सबको पता होना चाहिए, कल बता दिया है। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजाह इम्पे। इसके अलावा इसमें कितने अन्य न्यायाधीश थे? 3 अन्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? हाइड, चेम्बर्स और लिमेस्टर। ये जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय गठन किया गया था कोलकाता में, किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बताया था ना ये कल? ठीक। फिर दूसरा, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई कब? 1937 में। ये संघीय न्यायालय कहां था? दिल्ली में। इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गौर। इसमें भी 2 अन्य न्यायाधीश थे, M.R. जयकर और M.S. सुल्तान। ये तो पीछे की बात होगी, किससे संबंधित है? जो न्यायालय से संबंधित है। ठीक। भारत में कैसी न्याय प्रणाली को अपनाया गया है? एकीकृत। कैसी न्याय प्रणाली है भारत के अंदर? एकीकृत न्याय प्रणाली अपनाई गई है। अगर हम बात करें जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, जिसे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, उसका गठन कब हुआ था? 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ जो भारत के अंदर वर्तमान में काम कर रहा है, 1950 में। तो किस आर्टिकल में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन व स्थापना की जाएगी? आर्टिकल 124 में। किसकी बात कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन व स्थापना। इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके तहत? 124 के तहत। कब हुई? 1950 में। 1950 में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, ये कहां है? नई दिल्ली। ये सर्वोच्च न्यायालय कहां है? नई दिल्ली। इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। अब आपको ये ध्यान रखना कि मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश 3 बार आ चुका है। बातें नहीं करो, 3 बार आ चुका है। एक बार तो आपसे पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय का जो कोलकाता में स्थापित था उसका, तो उसके कौन थे? एलिजाह इम्पे। फिर पूछेगा संघीय न्यायालय का। संघीय न्यायालय कहां था? दिल्ली में, जो 1837 में स्थापित हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस गौर। अब जो वर्तमान में अभी काम कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय, इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना 1950 में दिल्ली, नई दिल्ली में। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जी कानिया। नमस्ते। अब जो शुरुआत में
कि इसमें कितने न्यायाधीश रह सकते हैं। तो प्रारंभ में इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान था 7+1 न्यायाधीश। संविधान के प्रारंभ में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान रखा गया? 7+1। इनमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश और ये 7 अन्य न्यायाधीश। तो 7+1 न्यायाधीशों का प्रावधान था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 33+1, मतलब 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं और एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो टोटल करके तो बहुत कम ही पूछता है, 33+1, 34+1 इस तरह का क्वेश्चन ही आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। संसद विधि बना के न्यायाधीशों की संख्या में क्या कर सकती है? बढ़ोतरी कर सकती है। तो वर्तमान में 33+1 न्यायाधीशों की संख्या है किसमें? सुप्रीम कोर्ट में 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। क्रम की बात करें तो वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। ठीक, अब आपसे इसमें से पूछेगा क्या? पहले न्यायाधीश आपको पता चल गया कौन है? हीरालाल जे कानिया। ठीक, इनका नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछेगा बताइए सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। और एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश। इन दोनों में अगर आप हमसे पूछो कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा क्वेश्चन है तो हम कहेंगे सेकंड वाला सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये होता था लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपको कई बार बता दिया है कि जब भी पॉलिटी में कोई क्वेश्चन पूछता है तो कोशिश ये करता है वो करंट में चलता हुआ कोई इश्यू हो। जैसे बताया था आर्टिकल 44 बहुत महत्वपूर्ण है, जहां तक संभावना आएगा। कॉलेजियम व्यवस्था नियुक्ति कैसे होती है आगे आप पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको लेकर भी थोड़ा बहुत विवाद है, बहुत पूछा जाएगा। ठीक, वर्तमान के न्यायाधीश हैं जो 50वें नंबर के बहुत चर्चित मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा जब भी पॉलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड कुछ हो। ये महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले तो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। कोई भी महिला आज तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। आप कल बात कर रहे थे आरक्षण की समानता की, 50 मुख्य न्यायाधीश बन गए अब तक और 50 कौन है? पुरुष। और कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अब तक नहीं बनी। ठीक, तो आपको नहीं लग रहा कि अब भी आरक्षण की आवश्यकता है महिलाओं के लिए? आवश्यकता है। ठीक, अच्छा मान लो अगर पूछा जाए भारत कैसा है तो भारत अब भी पितृसत्तात्मक है। कितनी भी कोशिश करो, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं इस तरह से चलाई जैसे मान लो राशन कार्ड है। ठीक, नहीं, ये अगर जब भी समाज मात्र सत्तात्मक होगा तो व्यवस्थाएं ज्यादा ठीक होंगी। कि मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को औरतें ज्यादा अच्छे से देख सकती हैं। कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं सत्तात्मक मत रखो, बराबर बराबर का हक तो होना चाहिए फैसले लेने के संबंध में। ठीक, तो वर्तमान में देखो 50 मुख्य न्यायाधीश बन गए और अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर। इसको लेकर सरकार क्यों इतना विवाद कर रही है, उसका कारण ये कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा वो वर्तमान वाले न्यायाधीश तय कर लेते हैं। जैसे आप वर्तमान में देखो कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है, इनके बाबा पहले रह चुके हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। एक तरह से ऐसा माना जाता है जैसे नेपोटिज्म है, परिवारवाद चल रहा है इसमें कि जो पहले रह चुका है उन्हीं के वंशज आके मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं, याद रखना, ये तो वैसे भी महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीवी। फातिमा बीवी का अभी पिछले महीने हो गया निधन। ठीक, तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि फातिमा बीवी का निधन हो गया। अब ये करंट का क्वेश्चन है या पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आप खुद ही डिसाइड करना वहां जाके।
ठीक, हो सकता है आपसे पूछ रहे कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका भी निधन हो गया नाम बताइए। ठीक, या फिर आपसे पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। दोनों तरह से क्वेश्चन करंट का ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका भी निधन हुआ है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीवी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। इस बार देखो चांस है अगली बार कोई बने, क्योंकि अभी एक महिला शायद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीशों में से ही मुख्य न्यायाधीश बनता है। फिर आपसे पूछेगा ये बताओ सबसे अधिक समय तक, अब इसका कोई निश्चित समय तक होता नहीं कि कब तक रहेगा, तो सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहा? डीवाई है, डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई तो वर्तमान वाले हैं। इनका कार्यकाल कितना था? 7 वर्ष 4 माह 20 दिन। ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी न्यायाधीश का। ठीक, तो सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन है? वी.वाई. चंद्रचूड़ 7 वर्ष 4 माह 20 दिन तक रहे थे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, वो भी करंट से रिलेटेड है, इसलिए भी वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, और राम मंदिर का जो फैसला सुनाया था वो कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई। इन्होंने कौन सा फैसला दिया था राम जन्मभूमि विवाद का? और गलती से अगर आपका पेपर तब होगा जब उद्घाटन हो चुका होगा, हमें लग रहा है तभी होगा क्योंकि जनवरी में उद्घाटन है, तो रट्टा मार के जाना, क्वेश्चन 110% आएगा। ठीक, जैसे अभी एक क्वेश्चन बहुत चर्चा में था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, करंट में था क्वेश्चन, नहीं सुना था आप लोगों ने? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा था यूएसए न्यू जर्सी में, अक्षरधाम मंदिर है जिसका नाम कोई संस्था है वो बनवा रही है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, जब भी अब देखो जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं, राम राज्य वाली स्थिति है, तो मंदिर निर्माण से इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा बता रहे हैं ना, पहला नहीं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं। महिला न्यायाधीश पूछेगा फातिमा बीवी। सबसे अधिक समय तक रहने वाले वी.वाई. चंद्रचूड़ है 7 वर्ष 4 माह 20 दिन तक। और 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई। ये आर्टिकल 124 है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन की और स्थापना की बात कर रहा है। गठन व स्थापना कब हुआ था? 1950 में। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानविया। शुरुआत में न्यायाधीशों की संख्या 7+1 थी। वर्तमान में बढ़ोतरी धीरे धीरे होती रही। वर्तमान में कितनी हो गई? 33+1 हो गई। बैठ जाओ। अगला है आर्टिकल 124 का 2। देखो साइड में लिखा होगा आर्टिकल, वो सही कर लेना, वहां 24 का 2 भी लिखा है। ऊपर लिखा होगा एरो लगा हुआ, लिखा है नहीं लिखा है? इसमें किसकी बात कर रहा है? लिखा है, अब है नहीं, बाद में लेना। 124 का 2 जिसमें किसकी बात कर रहा है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर, जिसे क्या कहते हैं? कोलेजियम व्यवस्था। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? कोलेजियम व्यवस्था। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछे ये बताइए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। अगर पूछे नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
किसकी करेगा? मुख्य न्यायाधीश की, सबकी? सबकी करेगा। और ना केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो जहां भी न्यायाधीश का नाम आ जाए नियुक्ति को लेके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई न्यायाधीश बन रहा है तो नियुक्ति नहीं है, निर्वाचन नहीं है, वहां परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा के बाद जो व्यक्ति है वही आगे चल के, क्योंकि उसके क्राइटेरिया होते हैं, वो पूरा कर लेगा तो हाईकोर्ट में पहुंच जाएगा, हाईकोर्ट के क्राइटेरिया पूरे हो जाएंगे फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा। ठीक, फिर उसमें भी वरिष्ठता रहती है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं नियुक्ति को लेकर, क्योंकि जितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं सब तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले परीक्षा सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है उसमें अगर चयन हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके लिए अलग से कोई ऐसी परीक्षा वगैरह नहीं होती है, वहां नियुक्तियां ही होती है। हाई कोर्ट में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्ति होती है, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। ठीक, और ये नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के भी, ना केवल न्यायाधीश बल्कि मुख्य न्यायाधीश दोनों की, चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो व्यवस्था बनाई गई है उसे कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। ठीक, सरकार पूरी कोशिश करेगी इस व्यवस्था को हटाने की, जैसे पिछली बार की थी, फिर सरकार उसी फिराक में है कि इस व्यवस्था को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और अगर 2024 में दोबारा से सरकार बनी तो बीजेपी रिकॉर्ड जा ही रही है, सबसे पहला टारगेट सरकार का होगा कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करना। लेकिन इस बार ऐसे समाप्त किया जाएगा अच्छे तरीके से जिससे सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आर्टिकल 13 आपने पढ़ा है, आर्टिकल 32 आपने पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि असंगत अगर कोई विधि है संविधान के तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत या 13 के तहत उसे क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर भी है। अब सरकार ने किया था 2015 में संविधान संशोधन कर दिया। पहले ये समझ लो कि कॉलेजियम व्यवस्था है क्या। कॉलेजियम व्यवस्था में 4 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं और जो वर्तमान का एक न्यायाधीश होता है वो शामिल होता है मुख्य न्यायाधीश। और ये करते क्या है? 4 अन्य न्यायाधीश, वर्तमान का एक मुख्य न्यायाधीश, ये पांचों मिलके जो और न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, 33 जो संख्या है ना, 33 प्लस 1 है, ये तो संख्या है। ये जो बन है ये तो मुख्य न्यायाधीश पद पर है ही। नियुक्ति कहां की जा रही है? इस पद के लिए की जा रही है। तो इस पद पे जो नियुक्ति की जाएगी किसी भी व्यक्ति की, उसकी सिफारिश ये करेगा यही जो पहले से बैठा हुआ है वही, और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे उसमें, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे 4, वो इन 33 में से नामों का सुझाव करेंगे। इन 33 में से इस एक पद पे बिठाने के लिए उन्होंने मान लो 4 नाम भेजे। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ये नाम किसके लिए भेजे जाएंगे? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अब बाध्य है इन्हीं 4 नामों में से किसी को चुन सकता है। इन 4 नामों के अलावा अन्य किसी को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नहीं बना सकता। जो भी नाम फॉरवर्ड किए जाएंगे वो किसके द्वारा? कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा। राष्ट्रपति उसी पर एक्शन ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति रिटर्न कर सकता है, नियुक्ति नहीं करेगा। लेकिन अगर कार्यकाल की बात होती तो नियुक्ति राष्ट्रपति को फिर करनी ही करनी होती है। अब ये बताओ, जो यहां बैठा हुआ व्यक्ति है या फिर 33 में से ये जो 4 अन्य हैं, ये जो 4 नाम भेज रहे हैं वो तो अपने में से ही किसी रिलेटेड को भेजेंगे ना। बस सरकार को इसी बात से दिक्कत है। सरकार ये चाह रही कि ये जो 4 लोग नाम भेज रहे हैं ये तो ये कहेंगे ना, ऐसा है तुम हमारे का भेज दो, हमारा वाला आएगा तो तुम उसका भेज देना। जैसे डीवाई चंद्रचूड़ आ गए हैं, डीवाई चंद्रचूड़ डीवाई की जगह। ठीक, तो जब डीवाई कभी गए होंगे, इनका नाम की सिफारिश, उन्होंने किसी के नाम की सिफारिश की होगी, अब उनका नाती आ गया तो उनके नाम की सिफारिश अन्य न्यायाधीशों ने कर दी। सरकार ये बात मानती है इस बात को लेकर कि न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें मतलब निष्पक्षता नहीं है, उसमें परिवारवाद चलता है कि जो व्यक्ति पहले से हैं, या ज्यादातर आप न्यायाधीश देखना साउथ के होंगे। अब तक का पूरे देश अगर आप निकाल के देखो तो ज्यादातर न्यायाधीश कहां के हैं? साउथ के हैं। न्याय प्रणाली पे एकदम से कब्जा किया है उन्होंने, क्योंकि यहाँ 33 की पावर बहुत होती है ना, जब 33 चाहेंगे वही बनेगा। फिर एक मुख्य न्यायाधीश की भी पावर बहुत होती है। ठीक, तो सरकार ने क्या किया था 2015 में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2015 में। 2015 में 99वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत सरकार ने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने को कहा और एक आयोग का गठन किया गया इस संविधान संशोधन के, जिसे कहते थे न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब ये जो आयोग बनाया गया न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसमें एक तो
गृह मंत्री शामिल रहेगा, जो कानून मंत्री होगा वो शामिल रहेगा, मुख्य न्यायाधीश शामिल रहेगा। मतलब एकाधिकार जो न्याय प्रणाली का उसे समाप्त करके थोड़ा वर्चस्व उसमें सरकार का भी था कि सरकार जिसे चाहेगी वो बनेगा मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्हें पता चल गया अब सरकार अपने हिसाब से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। ये भी गलत था एक प्रकार से, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 50 आपने पढ़ा, क्या कहता है अनुच्छेद 50? कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या रखा जाए, अलग रखा जाए। अब यहाँ तो सीधे सीधे कौन हस्तक्षेप कर रहा है? कार्यपालिका हस्तक्षेप कर रही है ना। यहाँ सीधे सीधे कौन हस्तक्षेप कर रहा था? कार्यपालिका। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर दिखा दी कि भाई अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर रहे हो तुम, अनुच्छेद 50 का भी उल्लंघन कर रहे हो, जहां खुद कहा गया कि संसद ऐसे कानून बनाएगी जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या रहे, अलग रहे। ये जो न्याय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, गठन तो हो गया लेकिन इसने किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर ही नहीं पाई। तब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया इसको लेके, स्टे आ गया इसको रोक लगाने के लिए। और जो फैसला इसमें जो रोक लगाने के लिए एक बेंच बनाई गई, उस बेंच ने फैसला दिया किसके विरोध में? ये न्यायिक नियुक्ति आयोग के विरोध में। और न्यायिक नियुक्ति आयोग खत्म कर दिया गया क्योंकि पूरा संविधान संशोधन ही खत्म कर दिया गया, 99 संविधान संशोधन। और अब तक संविधान में एकमात्र संविधान संशोधन है ये जो समाप्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया संविधान का एकमात्र संशोधन कौन सा है? 99वां संविधान संशोधन। यह पूछ लेगा 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? न्यायिक नियुक्ति आयोग या कॉलेजियम व्यवस्था को हटाने से, या कह सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर था, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में भी कौन सी व्यवस्था लागू है? कॉलेजियम व्यवस्था लागू है। ये चर्चा में बहुत ज्यादा रहती है, हर 15-20 दिन पे कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। ठीक, तो ये तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात किसमें कर रहा है? अनुच्छेद 124 में। अगर आपसे पूछे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, कॉलेजियम व्यवस्था आप ऑप्शन में ना दिया हो तो आप कहेंगे राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि नियुक्ति फाइनली कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुझाव कौन दे देता है? कॉलेजियम व्यवस्था सुझाव देती है। अगला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 124 का 3, जिसमें किसकी बात कर रहा है? न्यायाधीशों की योग्यताएं। अब देखो न्यायाधीशों की योग्यता की बात कर रहा है, ना कि मुख्य न्यायाधीश की योग्यता। मुख्य न्यायाधीश के लिए कोई योग्यता है ही नहीं। जो न्यायाधीश होंगे उन्हीं में से वरिष्ठ जो होंगे उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश का नाम के लिए रेफर किया जाएगा, और राष्ट्रपति उन्हीं में से एक का नाम चुनेगा। ठीक, तो मुख्य न्यायाधीश की अलग से कोई योग्यता नहीं, बस वरिष्ठता का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि वरिष्ठ को ना बना के दूसरे या तीसरे नंबर वाले व्यक्ति को बनाया गया है। तो वैसे संविधान में लिखा ही नहीं है मुख्य न्यायाधीश को लेकर कुछ, क्योंकि वो जो प्रणाली है कॉलेजियम व्यवस्था भी संविधान में नहीं लिखी गई। नियुक्ति का जो प्रावधान है कॉलेजियम व्यवस्था, ये भी संविधान में नहीं है, और न्यायिक नियुक्ति आयोग तो रद्द ही कर दिया है। ठीक, तो अलग से मुख्य न्यायाधीश के लिए किसी भी शर्त या योग्यता की जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्या है कि जो भी न्यायाधीश बनेगा किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। पहला नंबर भारत का नागरिक हो। अब इसमें न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 21 वर्ष के बाद ही व्यक्ति सिविल सेवा में जा सकता है। ठीक, जो भी होता है न्यायिक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 21 साल के बाद ही जाता है। 21 के बाद जाएगा। ठीक, 21 के बाद पहले वो डिस्ट्रिक्ट पे काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट पे काम करने के बाद कम से कम 5 साल करके या 10 साल करके तब हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में जब 5-10 साल काम कर लेगा तब कहीं न्यायाधीश के लिए जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसमें किसी भी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। बस पहली योग्यता क्या है? ये 5 वर्ष तक क्या कर चुका हो? 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। जरूरी नहीं मुख्य न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो। ठीक, अगर ये वाली नहीं है तो है तीसरे नंबर की क्या? ये तो कंपलसरी है, भारत का नागरिक हो, ये तो होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने 5 वर्ष तक हाईकोर्ट में काम करा न्यायाधीश के रूप में, अगर नहीं किया है तो क्या किया हो?
10 वर्ष तक किसी एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, वकील रहा हो। इनमें से किसी एक ही जरूरी है। अगर मुख्य न्यायाधीश से 5 वर्ष तक रहा है तब भी बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है तो 10 वर्ष तक किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। अगर ये वाली भी नहीं है तो वो राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में विधिवेता का मतलब होता है कानून का अच्छा जानकार हो। ठीक, तो ये 3, एक तो कंपलसरी है, उनमें से 3 में से किसी एक को फॉलो कर रहा हो। अब कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष तक हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, एक व्यक्ति तो होगा नहीं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस योग्यता को पूरा कर लेंगे। यहां भी कॉलेजियम व्यवस्था काम कर रही है, जो अन्य न्यायाधीश है वो भी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत नियुक्त किए जाते हैं। तो ये नहीं कि जितने भी इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे सबकी नियुक्ति हो जाएगी, वहां भी नाम फॉरवर्ड किए जाते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि अब जैसे मान लो 50 हैं या 10 हैं, 10 व्यक्तियों ने ये पूरे फॉलो कर रखा है, पूरा इनके पास योग्यता है जो भी इसमें दी गई है। इन 10 में से किसे नियुक्त किया जाएगा ये कॉलेजियम व्यवस्था पे डिपेंड है। तो इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां तो हैं, अगर नहीं होती तो इतना सरकार इसके पीछे भी नहीं पड़ती। लेकिन न्यायिक नियुक्ति आयोग भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 50 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से ये सारी पूरी कर रहा है, कोई क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश। क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। उन न्यायाधीशों में से ये 33 में शामिल हो जाएगा। किसमें शामिल हो जाएगा, 33 में। फिर 33 में उसका काम करते करते वरिष्ठता हो गई। कम से कम 4 ऐसे होंगे जो वरिष्ठ होंगे, किसी ने 5 साल कर लिया, किसी ने 6 साल कर लिया, किसी ने 3 ही साल किया है। उनके नाम भेजे जाएंगे फिर दोबारा से कॉलेजियम व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के लिए, फिर वो मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो अलग से ना तो कोई योग्यता है मुख्य न्यायाधीश के लिए, ना ही अन्य न्यायाधीशों के लिए कोई योग्यता। बस ये योग्यता है भारत का नागरिक को 5 वर्ष तक हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। अगर ये नहीं है तो 10 वर्ष तक किसी एक हाईकोर्ट या एक से अधिक हाईकोर्ट में वकील रहा हो, और ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की नजर में विधिवेता, विधि का अच्छा जानकार हो। तो व्यक्ति का बन जाएगा, न्यायाधीश बन जाएगा किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। अगला है अनुच्छेद 124 का 4, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो नीचे लिखा होगा, अब न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया वो किसकी तरह है, महाभियोग कहते हैं उसे भी। राष्ट्रपति के जरिए से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग होता है, उसी तरह न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, किसी भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है ये। केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश को तो हटाया ही जाएगा, अन्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है इसी प्रक्रिया के द्वारा। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग कब लाया जाएगा न्यायाधीश के विरोध में, जब उसने क्या किया हो, कदाचार। क्या किया हो, अब कदाचार शब्द लिखा हुआ, कदाचार आप कैसे कहेंगे, आपने एक शब्द सुना होगा सदाचार। सदाचार का मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण। सदाचार का मतलब क्या है, जो आचरण अच्छा करेगा। कदाचार का मतलब क्या है, जो बुरा आचरण करेगा। लेकिन सदाचार, कदाचार व्यक्तिगत रूप से नहीं, कानूनी रूप से। यहाँ जो प्रावधान है वो किसके रूप में है, कानूनी रूप से। ये नहीं कि मुख्य न्यायाधीश ने गली चलते किसी को गाली दे दी थी, कदाचार हो गया। वो न्यायिक प्रक्रिया में कदाचार करेगा। तो पर्सनल व्यक्ति हो सकता है घर पे किसी की थप्पड़ मार दी अपने बच्चे की, बोले तुमने तो कदाचार कर दिया, बच्चों को मार दो, ऐसा नहीं। न्यायिक रूप से अगर कदाचार कर रहा है, कदाचार कैसे होगा, अगर कोई केस बहुत ज्यादा गंभीर है, सबकी नजर में है, मीडिया में है, सरकार की नजर है, सबकी है, एक बेंच बिठाई गई, बेंच बिठाई जाने के दौरान उस बेंच में जो प्रमुख न्यायाधीश था या फिर अन्य जो मुख्य न्यायाधीश, समझ लो मुख्य न्यायाधीश है, उसने जो निर्णय दे दिया, उसकी बेंच ने निर्णय दे दिया किसी भी बहुत जघन्य अपराध के विरोध में, और निर्णय दे दिया कि गलत निर्णय का मतलब जो निर्णय देना था वो नहीं दिया,
बाकी सारे आधारों को हटाते हुए निर्णय गलत दे दिया, तो क्या समझा जाएगा? कदाचार। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है बलात्कार का दोषी है, जनता मांग कर रही है, सरकार की इमेज खराब हो रही है उसको लेके, सरकार चाहती कि जल्द से जल्द इस पे कोई एक्शन हो। जहां उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, बिल्कुल बोले इसे बेइज्जत बरी किया जाता है, कोई दोष नहीं है, हो सकता है कोई कारण उसने दिया हो। अब सरकार को लग रहा है इसको लेके तो मेरी सरकार भी चली जाएगी, और जनता में बहुत आक्रोश है, जनता में इतना आक्रोश है कि प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर कोई ऐसा फैसला दे दे मुख्य न्यायाधीश और कोई अन्य भी न्यायाधीश है, तो कदाचार समझा जाएगा। और कदाचार जब भी समझा जाएगा न्याय प्रक्रिया को लेके, तो उसे हटाने का महाभियोग लाया जाएगा। वो लोकसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा में। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में कहीं भी। और उपराष्ट्रपति को हटाने का केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव भी कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में भी, या अन्य न्यायाधीश को भी हटाने का प्रस्ताव चाहे लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ। लोकसभा में अगर प्रस्ताव आया तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 100%। का कोई मतलब नहीं है कितने सदस्यों के, 100 सदस्यों के। और राज्यसभा में अगर आया तो कितने सदस्यों के? 50 सदस्यों के। ये कब की बात हो रही है? जब लेकर आओगे तब की बात हो रही है। जो लेटर आएगा उस पर साइन होने चाहिए। अभी कोई काम नहीं हुआ है। जैसे आपको डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने जाना है किसी चीज को लेके, बोले हमारे गली में पानी नहीं भरा है, कुछ और समस्या है, जैसे मान लो पानी भरा है, यही मान लो गली में पानी भरा है, ठीक, स्थानीय जो व्यक्ति है उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप जो ज्ञापन देने जाओगे, अकेले आप ज्ञापन देने जाओगे, इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो जो अधिकारी संबंधित जो भी व्यक्ति होगा, जो जानकारी होगा, वो कहेगा ऐसा करो कि लेटर टाइप करवाओ। लेटर टाइप करवाने के बाद मोहल्ले के कम से कम 20-25 लोगों ने साइन करवाओ, जिससे पता तो चले हाँ समस्या तुम्हारी निजी समस्या तो नहीं है। समस्या अगर सामाजिक है तब ज्यादा निस्तारण हो जाएगा, अगर व्यक्तिगत समस्या है तो निस्तारण नहीं होगा। तो ऐसे क्या किया जाएगा, फिर वो वहां पर सुझाव देगा, बोले ऐसा करो 50 लोगों को हस्ताक्षर करवा के लेके आओ। कॉलेज वगैरह में अगर थोड़ा बहुत तुम एक्टिव रहे हो तो किसी को हटवाना जब होता था क्लास से, ऐसा तो किया ही होगा ज्यादातर लोगों ने कि किसी टीचर को क्लास से हटवाना, सब्जेक्ट टीचर कोई है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा उसका, तो क्या करते थे कि प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे, या तो लेटर लिखेंगे, लेटर पे साइन करेंगे प्रिंसिपल साहब। मौखिक रूप से तो बहुत कम, क्योंकि फिर व्यक्तिगत हो जाता है, दिख जाता है अच्छा ये वाला लड़का है इसने हटवाया, तो गलती किसी दिन पकड़ लेता है तो गुस्से में बहुत मारता है फिर टीचर। ठीक, हाँ, तो ज्यादातर ये हटाने का जैसे कॉलेज में होता है ना कि आपको किसी टीचर को हटवाना है, सब्जेक्टिव टीचर आपको पसंद नहीं आ रहा है, सही नहीं पढ़ा रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो आप प्रिंसिपल के साथ पास जाएंगे, लेटर ले जाएंगे, उस पर साइन करवा देंगे। ज्यादातर बच्चों, ऐसा नहीं कि 2 बच्चे लेके जाएंगे तो प्रिंसिपल क्या समझेगा, ये समझेगा इस बच्चे को मार दिया होगा टीचर ने, ये पढ़ने में नहीं है, कोई व्यक्तिगत दिक्कत होगी। लेकिन अगर 20-25 लोगों के साइन है उस पर, स्टूडेंट्स के, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक, तो इसी तरह ये होता है कि अगर आप हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आ रहे हो तो पहले उस पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाओ। राज्यसभा में लेकर आ रहे हो तो कितने सदस्यों के? 50 सदस्यों के। अब इससे एक बात समझ में आ रही होगी कि सर इस हिसाब से तो डीवाई चंद्रचूड़ कब के समाप्त कर दिए गए होते। अगर मान लो इतना ही आसान होता, ये केवल अभी क्या हुआ है, केवल हस्ताक्षर की प्रक्रिया है, अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना तो लोकसभा में कोई चर्चा हुई है ना राज्यसभा में। अगर मान लो हम लोकसभा में लेकर आए तो 50 सदस्यों हस्ताक्षर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां से पारित होना चाहिए कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। और 2/3 बहुमत का मतलब समझ लो लगभग कितना परसेंट? 66% मान लो। कितना परसेंट? 66%। और 66% सदस्य इतना वोट करेंगे तो वो पारित होगा। ठीक, और 324 कुछ सीटें हैं शायद बीजेपी की, तो वो 66% अभी नहीं होंगी, क्योंकि 545 है, कुल का होना चाहिए 552 है, कुल का होना चाहिए तो 324 है, तो अभी 66% सीटें नहीं है। ठीक, तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए लोकसभा से, फिर कहां जाएगा? राज्यसभा। अब राज्यसभा जाएगा तो वहां 50 शब्दों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, ये तब पड़ेगी जिस सदन में पहले आएगा। ठीक, पहले लोकसभा में आया था 100 सदस्यों के हस्ताक्षर, 2/3 से पारित हो गया, अब कहां जाएगा? राज्यसभा। अब राज्यसभा में 50 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, वो हस्ताक्षर पहले हो चुके हैं। अब यहाँ केवल ये पारित कराया जाएगा कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से राज्यसभा में। अगर मान लो लोकसभा में पारित भी हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का 2/3 बहुमत बहुत कठिन होता है, क्योंकि राज्यसभा का बहुमत किस पे डिपेंड करता है? राज्य के विधायकों पर।
तो किसी की भी सरकार हो केंद्र में, जरूरी नहीं कि राज्यसभा में उसका बहुमत होगा। ये तो आपने पीछे पढ़ा था कि किसकी सरकार है, ये कौन सा बहुमत तय करेगा, लोकसभा का बहुमत तय करेगा, राज्यसभा का बहुमत तय नहीं करेगा। ठीक, तो अगर मान लो यहां से पारित भी हो जाएगा लोकसभा से, राज्यसभा से पारित कराना बहुत कठिन है, 2/3 बहुमत राज्यसभा का बहुत होता है। ठीक, अब राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो फिर मुख्य न्यायाधीश को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। जो भी न्यायाधीश है उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो ये प्रस्ताव की प्रक्रिया, अगर राज्यसभा में पहले आ रहा है 50 सदस्यों हस्ताक्षर होने चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर लोकसभा जाएगा, लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति को हटा दिया, सॉरी न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, जिसके खिलाफ भी कदाचार का प्रस्ताव आया उसके खिलाफ। अब तक भारत में कभी किसी भी मुख्य न्यायाधीश के विरोध में ऐसा कभी नहीं आया। एक मुख्य न्यायाधीश थे रामास्वामी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश थे केवल, न्यायाधीश थे रामास्वामी, इनके खिलाफ आया था महाभियोग, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। तो अब तक भारत में किसी भी न्यायाधीश के विरोध में महाभियोग पारित नहीं हुआ। कितने राष्ट्रपति के विरोध में हो चुका है, कितने राष्ट्रपतियों के विरोध में महाभियोग लागू हो चुका है भारत के अंदर? अरे किसी भी राष्ट्रपति के विरोध में नहीं हुआ है। कोई राष्ट्रपति है जिसके खिलाफ में महाभियोग लाया गया हो? लाया ही नहीं गया राष्ट्रपति के विरोध में। तो इतना एकदम से सहम क्यों रहे इस बात को लेकर, इसमें कोई डाउट है? अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरोध में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, कितने बोल दिया, तो आपको लग रहा है संख्या होगी। अगला 124 का 6, जिसमें किसकी बात कर रहे हैं? 124 लिखा है, नोट्स में नहीं लिखा है? नहीं, वो पुराने नोट्स की बात कर रहे हैं। इसमें किसकी बात कर रहा है? न्यायाधीशों की शपथ की। आर्टिकल नंबर नहीं पढ़ा होगा, 24 में लिखे होंगे सारे। न्यायाधीशों की शपथ, ये लिखा है कि न्यायाधीशों की शपथ नहीं मिला? आकाश, न्यायाधीशों की शपथ ही नहीं लिखी है? हाँ लिख लो, 124 का कौन सा है? 6, न्यायाधीशों की शपथ। कोई भी न्यायाधीश होगा किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 125, जिसमें किसकी बात कर रहा है? न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात कर रहा है। ये सारे प्रावधान 124 में थे, उसके सब आर्टिकल रेडियो ऑपरेटर वाली डेट जनवरी में फरवरी में है? जनवरी डेट दे दी है अभी, मतलब तय नहीं है, वो तारीख तय नहीं हुई, जनवरी लास्ट में। आर्टिकल कौन सा? 125। हो नहीं सकता, होगा ही। ये चक्र में रहे, हो सकता है। हाँ? अच्छा, हम समझे कह रहे कि नहीं होगा। होगा इस बार, मतलब पेपर होगा ही होगा। ठीक है, जब तक ये पेपर नहीं होगा तो आगे वाली भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी ना, इसी चक्कर में पेपर होगा। इसमें न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते,
कहां से दिया जाएगा वेतन इनका? भारत की संचित निधि से। कितना होता है वेतन तो मुख्य न्यायाधीश का? 2,80,000 प्रति माह। तो अन्य का कितना होता है? 2,50,000 रुपए प्रति माह। कहां से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। अगला अनुच्छेद 126 किसकी बात कर रहा है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। अभी छोटे कोड में दिक्कत होती है मिटाना बार बार। नहीं लगेगा, लेकिन लग नहीं पा रहा ना। आर्टिकल कौन सा अगला? 126, जिसमें किसकी बात कर रहा है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अगला आर्टिकल कौन सा है? 127, जिसमें किसकी बात कर रहा है? अस्थायी या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर 128 किसकी बात कर रहा है? निवृत्त होता है ना। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक, देखो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी? ये मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर रहे हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझने से, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश में अंतर ध्यान रखना। ये कह रहा है कि अगर मुख्य न्यायाधीश पद पे नहीं है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसमें से करेगा? तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे ना, जो 33 की संख्या में वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उन्हीं में से एक को क्या बना दिया जाएगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसका करेगा? जो वरिष्ठतम होगा। तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा जो, उसी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। कौन? राष्ट्रपति। अगली बात कर रहा है अस्थायी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अस्थायी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होगी? जब, जैसे आपने गणपूर्तीय कोरम पढ़ा था, कितना होना चाहिए? 10-10% होना चाहिए। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में होता है, लेकिन यह प्रतिशत का कोई मायने नहीं है। ये तब होता है जैसे मान लो कोई निर्णय है 33 संख्या होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम केसों में ऐसा होता है कि हमेशा 33 रहे संख्या। हमेशा 2-4 पद रिक्त ही रहते हैं इसमें। कभी पता चला 25 है, कभी 30 है, कभी 32 है, हटा दिए गए हैं, तो कभी पता चला 15-20 ही है। अगर ये संख्या 33 पूरी नहीं है, 33 जब संख्या पूरी नहीं होगी तो जैसे मान लो 4 बेंच बनाई जा रही है, 4 बेंच बनाएगी, न्यायाधीशों की संख्या थी 18, 4 बेंचों के लिए पता चला 5 न्यायाधीशों की, एक बेंच में 5 न्यायाधीश, ऐसा ही होता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। हमने मान लिया 4 बेंच बनाई गई थी 5 न्यायाधीशों की। कितनी चाहिए थे? 20 है, कितने? 18। और 4 बेंच बनाई गई 5 की, तो कितने चाहिए? 2 और चाहिए। तो ये जो नियुक्त किए जाएंगे अस्थायी रूप से 2 नियुक्त कर लिए जाएंगे तदर्थ न्यायाधीश। ठीक, ये कब तक रहेंगे? जब तक कि वो बेंच काम करेगी, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? समाप्त। तो ये तो होते हैं अस्थायी या तदर्थ न्यायाधीश। जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पूरी नहीं होती है तो कार्य संचालन के लिए या उस कोरम की पूर्ति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और ये अस्थायी रूप से काम करते हैं जब तक कि वो बेंच काम करेगी। काम खत्म, उन्हें हटा दिया जाएगा पद से। ठीक, फिर होता है सेवानिवृत्त। इन दोनों में अंतर क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाएगी? संख्या पूरी है 33, लेकिन काम इतना है कि वो 33 से भी नहीं संभल पा रहा है, तो नियुक्ति किसकी जाएगी? जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाएगी। कब? जब 33 संख्या पूरी है, उसके बावजूद कार्य का बोझ इतना है कि इन 33 से भी काम नहीं हो पा रहा है, तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ये भी एक प्रकार से अस्थायी रहते हैं, स्थायी नहीं होते हैं ये भी, लेकिन ये तब किए जाएंगे जब 33 संख्या पूरी होने के बाद अगर काम नहीं हो पा रहा है, और इनकी नियुक्ति तब की जाएगी जब संख्या 33 की पूरी नहीं होगी। बस इतना अंतर है दोनों में। यहां जो नियुक्त किए जाएंगे ये रिटायर्ड नहीं होंगे,
यहाँ जो नियुक्त किए जाएंगे ये इनके अधीनस्थ होंगे। अधीनस्थ मतलब जो वरीयता रखे हैं आगे न्यायाधीश बनने की। अभी बताया था कि हाईकोर्ट में से अगर 50 जा रहे हैं तो 50 में 50 तो नहीं चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन व्यक्तियों को उठा के काम कराया जाएगा, क्योंकि वेतन दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति काम करने को तैयार हो जाएगा जो हाईकोर्ट से निकल चुका है। अब तुम्हें पता है कि न्यायाधीश अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके बाद वकालत कर नहीं सकता वो, ये भी प्रतिबंध है। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा है या हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा है तो हाईकोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में रहा तो वो कहीं वकालत नहीं कर सकता पूरे भारत के अंदर। अब करेगा क्या? तो अगर उसे वेतन मिल रहा है वही होता है, ठीक। तो 127 अस्थायी और 128 में किसकी बात कर रहा है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है आर्टिकल, हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त शायद नहीं हो सकते, तदर्थ वाले में नहीं हो सकते ना, हाई कोर्ट में तदर्थ नहीं हो सकते, सेवानिवृत्त हो सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद अगला कौन सा है? 129। इसमें कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसा है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है कि जो भी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के वो कैसे होंगे? लिखित में होंगे। ज्यादातर क्या सभी न्यायालय जितने भी भारत है सब अभिलेख है। अब ये उस समय क्यों जोड़ा गया? उस समय इसलिए जोड़ा गया होगा कि उस समय कुछ न्यायालय ऐसे होते थे जब स्थापना हुई थी या जब भारत आजाद हुआ था, कुछ न्यायालय के जो निर्णय होते वो लिखित में नहीं होते थे। अब वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है कि हर न्यायालय का जो निर्णय होगा लिखित में होगा, तो सभी न्यायालय अभिलेख हैं। लेकिन लिखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में दिए गए है? अनुच्छेद 129 में। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो यही है, 124 और 129। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोनों, ये आपको याद होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो इसे माना जाएगा, हर एक न्यायालय से स्वीकार करेगा, हर एक व्यक्ति से स्वीकार करेगा। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहा है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक और केस कर देगा जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, इसके फैसले पे सवाल उठाएगा तो उसके खिलाफ एक और केस हो जाएगा अवमानना का। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे सवाल नहीं उठा सकता है। अगर कोई उठाएगा तो उसके खिलाफ अवमानना का केस कर देगा और उसे दंडित कर सकता है न्यायालय, ठीक। तो अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 29 के तहत। अगला है अनुच्छेद 131, जिसमें किसकी बात कर रहा है? आधिकारिकता। आधिकारिकता में किसकी बात करेगा? ऐसे क्षेत्रों की बात करेगा जो अन्य न्यायालयों के पास नहीं है, जिनकी सुनवाई अन्य न्यायालय नहीं कर सकते हैं। देखो, जो अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के हैं वही अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट के होंगे, क्योंकि कोई भी निर्णय पहले कहां जाएगा? हाई कोर्ट, तभी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अनन्य होते हैं। अनन्य का मतलब जिनका निर्णय हाई कोर्ट नहीं कर सकता, वो उन अधिकार क्षेत्रों की बात कर रहा है अनुच्छेद 131 में। केवल कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। आधिकारिकता किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। एक तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद केवल कौन निपटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास नहीं है। इसी तरह अंतरराज्यीय जो भी विवाद होंगे राज्यों के लिए, नदी विवाद के अलावा अंतरराज्यीय विवाद, चाहे वो भूमि से संबंधित हो या अन्य किसी विषय को लेके हो, ये केवल कौन सुलझा सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा है वित्त आयोग के जो भी मामले हैं, जो भी मामले वित्त आयोग के हैं वो भी कौन देख सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये दो पॉइंट हैं, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद और अंतरराज्यीय विवाद। या पूछेगा दो राज्यों के मध्य अगर विवाद है तो इसका फैसला केवल कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसमें कोई बताने वाली बात भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में हरियाणा मान लो विवाद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर उसका निर्णय करेगा तो किसके पक्ष में करेगा? यूपी के पक्ष में करेगा ना। तो इसलिए हाई कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। इसी तरह नदी जल विवाद लोग, जैसे मान लो गंगा नदी के जल को लेकर विवाद हो जाए उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, और हमारा कोर्ट उसका फैसला करे तो क्या करेगा? फिर यूपी के संदर्भ में करेगा। अनुच्छेद 137 किसकी बात कर रहा है?
पुनर्विलोकन की बात कर रहा है। देखो और कोई व्यक्ति तो सवाल उठा नहीं सकता है क्योंकि अभिलेख न्यायालय है, लेकिन अनुच्छेद 137 में किसकी बात कर रहा है? पुनर्विलोकन। अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है देखना, ठीक। अवलोकन का मतलब होता है देखना, विलोकन का मतलब होता है दोबारा से देखना, पुनर्विलोकन का मतलब दोबारा देखना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, पूर्व में कोई फैसला ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, कहां ध्यान दे रहे हो तुम लोग? इधर ध्यान दो बोर्ड की तरफ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को क्या कर सकता है? बदल सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय बदल सकता है? बदल सकता है। किसी भी विषय को हो, सुप्रीम कोर्ट अपना ही दिया गया निर्णय बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई कोर्ट इस निर्णय को नहीं बदल सकता। तो पावर किसके पास है? केवल सुप्रीम कोर्ट के पास। अगला आर्टिकल 143 महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 में कहा गया कि जो राष्ट्रपति है से सलाह ले सकता है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह दे रहा है तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। कोई मतलब नहीं लगता है आर्टिकल का कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट कतई बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी रहा है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले? सलाह ले। सुप्रीम कोर्ट उससे सलाह प्रदान करे। ये आपका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कल आपका होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।